जोहार दोस्तों, मैं हूं रोशन टोप्पो और आप देख रहे हैं द ट्राइबल पॉडकास्ट। दोस्तों, हमारे देश की आदिवासी जनजातियां सिर्फ पहचान ही नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और कहानियों का खजाना है। आज हम उसी खजाने का एक सुंदर हिस्सा आपके सामने खोलने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे कोई भी एपिसोड मिस ना हो। आज की हमारी खास गेस्ट हैं आर्धिमा कुल्लू और हम बात करेंगे खड़िया जनजाति की, जो झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के जंगलों और पहाड़ियों में बसती है। उनकी भाषा, उनके गीत, उनका नृत्य और प्रकृति से उनका गहरा रिश्ता, सब कुछ बेहद अनोखा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि अगले एपिसोड में हम किसी खास टॉपिक या जनजाति पर बात करें, तो नीचे कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास सफर खड़िया जनजाति की अनसुनी कहानियों के साथ। आज हम बात कर रहे हैं खड़िया समुदाय की। जी। ये पूर्वी मध्य भारत का एक आदिवासी समुदाय है जी। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें से खास बातें निकालें। बिल्कुल। आपको पता है ये खड़िया समुदाय असल में 3 अलग-अलग ग्रुप्स में बटा हुआ है। हाँ, ये एक अहम बात है। हिल खड़िया, जी। डलकी खड़िया और दूध खड़िया। और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि दूध खड़िया समूह वो काफी पढ़ा लिखा माना जाता है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में तो 90% तक साक्षरता बताई जाती है, ये? जो काफी ज्यादा है। कमाल है। तो चलिए इसी जानकारी से शुरू करते हैं, देखते हैं इस समुदाय की कहानी क्या है। हाँ, जरूर। तो इतिहास से शुरू करें। भाषा के जो सबूत हैं वो बताते हैं कि मुंडा भाषा परिवार, जी, जिससे खड़िया भाषा जुड़ी है। हाँ, तो ये भाषाएं करीब 3500 या 4000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया से आईं। उड़ीसा के तट पर। बिल्कुल। और ये ऑस्ट्रो एशियाई भाषा बोलने वाले लोग यहाँ की जो लोकल आबादी थी। हाँ, अच्छा। हाँ, और यही एक खास बात सामने आती है। आज खड़िया समुदाय में, जैसे आपने कहा, 3 मुख्य हिस्से हैं। जी। दूध, ढेलकी और हिल खड़िया। इनमें से दूध और ढेलकी खड़िया तो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा खड़िया ही बोलते हैं। लेकिन जो हिल खड़िया समूह है, हाँ। उन्होंने एक इंडो आर्यन भाषा अपना ली है, खड़िया थार। ओहो, ये तो बड़ा फर्क है। मतलब भाषा ही बदल गई एक समूह की। जी। और दिलचस्प बात यह है कि इस भाषा को, मतलब खड़िया थार को बचाने या आगे बढ़ाने के लिए कुछ खास कोशिशें नहीं हुई हैं। अच्छा, और ये कहा जाता है कि दूध और ढेलकी खड़ियां पहले साथ थे। हाँ, ऐसी मान्यता है कि वो पहले एक ही समूह थे, पर किसी अहीर प्रमुख के हमले के बाद वो छोटा नागपुर पठार की तरफ चले गए और शायद वहीं से ये विभाजन शुरू हुआ। अच्छा, तो मतलब भाषा के स्तर पर भी इनमें फर्क आ गया। और ये लोग रहते कहाँ हैं? मतलब मुख्य इलाके कौन से हैं? मुख्य रूप से तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और कुछ और राज्यों में भी इनकी आबादी है, थोड़ी थोड़ी। और ये हिल खड़िया खासतौर पे कहाँ मिलते हैं? हिल खड़िया ज्यादातर जंगलों वाले इलाकों में है, जैसे उड़ीसा का मयूरभंज जिला, जशीपुर, करंजिया ब्लॉक वगैरह। अच्छा। फिर झारखंड में पूर्वी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा जिले, और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिम मेदिनीपुर, इन जिलों के जंगली हिस्सों में। एक और बात जो मैंने पढ़ी वो ये कि बाहर के लोग तो इन्हें खड़िया कहते हैं। हाँ, पर ये खुद को सबर कहना पसंद करते हैं। जी, ये बात भी है। वो अपनी पहचान सबर के रूप में बताते हैं, और पहाड़ी खड़िया नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वो पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं। और उनकी निर्भरता जंगल की उपज पर है। बिल्कुल। और इनके अपने गोत्र भी हैं कई सारे, जैसे बिलुंग, कुल्लू, टेटे, सोरेंग वगैरह। तो ये जो अलग-अलग जगहों पर बसे हैं और अलग-अलग गोत्र हैं, इसका असर शायद इनकी रोजी रोटी पे भी पड़ता होगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम आर्थिक नजरिए से देखें तो इन तीनों समूहों में काफी फर्क है। कैसे? जैसे हिल खड़ियां हैं, वो ज्यादातर जंगल से खाने पीने की चीजें इकट्ठा करते हैं, शिकार करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं। अच्छा, मतलब फॉरेस्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। हाँ, कह सकते हैं। वहीं ढेलकी खड़ियां जो है वो ज्यादातर खेतीहर मजदूर हैं या छोटे किसान हैं। ठीक है। और दूध खड़ियां, जिनकी साक्षरता दर भी ज्यादा है, वो मुख्य रूप से खेती करते हैं, किसान हैं। तो काफी स्पष्ट आर्थिक विभाजन दिखता है। जी। और ये भी ध्यान देने लायक है कि खड़िया लोग हाथ से चीजें बनाने में, मतलब कुटीर उद्योगों में भी काफी कुशल होते हैं। अच्छा, चलिए अब जरा उनकी संस्कृति की तरफ देखें।
पहनावा वगैरह कैसा है? पारंपरिक पोशाक अभी भी चलती है? देखिए, पारंपरिक पोशाक तो है, जैसे पुरुषों की धोती जिसे वो भगवान कहते हैं, और महिलाओं की साड़ी। लेकिन अब रोजमर्रा में शायद कम ही पहनी जाती है। आजकल तो हर जगह ऐसा हो रहा है। हाँ, गहनों की बात करें तो पीतल, निकल, एल्यूमीनियम, चांदी, इन धातुओं के गहने होते हैं। और सोना? सोना भी, खासकर दूध खड़िया महिलाओं में सोने के गहने पहनने का चलन ज्यादा देखा जाता है। अच्छा, और धर्म को लेकर क्या स्थिति है? धर्म में भी विविधता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो करीब 46% ईसाई धर्म मानते हैं। अच्छा, काफी बड़ा प्रतिशत है। हाँ, और करीब 43-44% हिंदू धर्म, और बाकी जो बचे वो सरना धर्म का पालन करते हैं। सरना धर्म, ये क्या है? ये एक पारंपरिक आदिवासी आस्था है जो मूल रूप से प्रकृति पूजा पर आधारित है। बहुत दिलचस्प। और हाँ, एक और बात, नाच गाने के बड़े शौकीन माने जाते हैं ये लोग। बिल्कुल, बेहतरीन नर्तक होते हैं। लड़के लड़कियां अक्सर साथ में नाचते हैं, और उनका एक तरीका बड़ा मजेदार होता है। क्या? कभी कभी 2 टोलियों में बट जाते हैं और फिर गीतों के जरिए सवाल जवाब करते हुए नाचते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरैक्टिव हुआ। जे हारियो, खिंभर, कुढ़िंग, जधुरा जैसे इनके कई पारंपरिक नाच है जो बहुत जीवंत होते हैं। तो इन सारी बातों को अगर जोड़कर देखें तो एक तस्वीर सी उभरती है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे दूध खड़ियां हैं, वो खेती से जुड़े हैं, आर्थिक रूप से शायद थोड़े स्थिर हैं, और उनकी साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा है। वहीं हिल खड़ियां हैं जो जंगल पर ज्यादा निर्भर है, उनकी भाषा भी अलग हो गई है, तो उनकी स्थिति शायद उतनी स्थिर नहीं है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे एक ही समुदाय के अंदर अलग अलग समूहों की जीवन शैली, भाषा और आर्थिक स्थिति, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। तो संक्षेप में यही है कि खड़िया एक बहुत ही विविध समुदाय है। 3 उपसमूह जिनकी अपनी अलग भाषा, अर्थव्यवस्था और जड़ें तो ऑस्ट्रो एशियाई हैं, पर समय के साथ बाहरी प्रभाव भी साफ दिखते हैं, खासकर हिल खड़िया की भाषा में। हाँ, उनमें परंपरा और आधुनिकता का एक मिला जुला रूप देखने को मिलता है। ये सब जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी, आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, आधुनिकीकरण हो रहा है और इन समूहों के आर्थिक रास्ते भी अलग अलग हो गए हैं, तो खड़िया जैसे समुदाय अपनी जो खास सांस्कृतिक पहचान है, जैसे आपने बताया उनके वो सामूहिक नाच गाने वगैरह, उसे आज की दुनिया में कैसे बचाए रखते होंगे? मतलब इसका रिश्ता सिर्फ भारत की दूसरी आदिवासी भाषाओं से नहीं, बल्कि वियतनामी या खमेर जैसी भाषाओं से भी है। हाँ, बिल्कुल। वो पूरा एक बड़ा भाषा परिवार है। और 2011 की जनगणना के हिसाब से करीब 2.25 लाख लोग इसे बोलते हैं। सही कहा मैंने? जी, लगभग 2,97,000 के आसपास का आंकड़ा है। अच्छा, ज्यादातर ये झारखंड में सुनने को मिलती है, सिमडेगा, गुमला जिले, फिर छत्तीसगढ़ में भी, और उड़ीसा में सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा जिलों में। हाँ, इन्हीं इलाकों में मुख्य रूप से। और झारखंड में तो इसे अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा भी मिला हुआ है। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो सवाल ये उठता है कि ये भाषा, जिसकी जड़ें इतनी दूर तक फैली हैं, दक्षिण पूर्व एशिया तक, ये आखिर भारत पहुंची कैसे? इसका इतिहास क्या कहता है? कुछ आइडिया है इस बारे में? हाँ, ये सफर बहुत दिलचस्प है। एक भाषा विज्ञानी हैं पॉल सिडवेल। उनका मानना है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं, जिनमें खड़िया भी आती हैं, वो आज से कोई मान लीजिए 4,3500 साल पहले। बाप रे, इतना पहले? हाँ, इतना पहले दक्षिण पूर्व एशिया से समुद्र के रास्ते होते हुए ओडिशा के तट पर पहुंची। अच्छा, समुद्र के रास्ते। जी। ये तो बड़ी बात है। जी, और ये भारत के जो प्राचीन भाषाई नक्शे को समझने की एक अहम कड़ी मानी जाती है। और ये खड़िया भाषा खुद किस परिवार के अंदर आती है, मतलब भारत में? हाँ, भारत में ये मुंडा भाषा परिवार के अंदर आती हैं, और उसमें भी एक छोटी शाखा है, खड़िया जुआंग। खड़िया जुआंग। जी, इसकी सबसे करीबी जो जीवित रिश्तेदार भाषा है वो जुआंग है। हालांकि ये रिश्ता भी काफी पुराना और कह सकते हैं कि दूर का है अब। अच्छा, जुआंग पर वो भी मतलब बहुत दूर की रिश्तेदार हुई है ना? हाँ, काफी दूर का। समय के साथ भाषाएं बदलती हैं। सही बात है। तो ये भाषा दक्षिण पूर्व एशिया से यहाँ आई, पर क्या भारत आकर ये बिल्कुल अकेली पड़ गई, या दूसरी भाषाओं से भी इसका कुछ लेन देन हुआ, कुछ बातचीत? नहीं, बिल्कुल अकेली नहीं। कोई भी भाषा अकेली नहीं रहती, है ना? हाँ, वो तो है। तो खड़िया भाषा लगातार दूसरी भाषाओं के संपर्क में रहती है। जैसे एक तो सादरी है, जो उस पूरे इलाके की संपर्क भाषा, मतलब लिंग्वा फ्रैंका जैसी है। अच्छा, सादरी। हाँ, फिर मुंडारी है, कुरुक है, हिंदी तो है ही, और उड़ीसा में उड़िया भाषा।
इन सब के साथ इसका लगातार संपर्क बना रहता है। ओ, तो काफी मिक्सिंग है, मतलब शब्दों का, बोलने के तरीकों का। जी हाँ, बिल्कुल। भाषाओं में आदान प्रदान तो होता ही रहता है। ये दिखाता है कि भाषाएं कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ये तो काफी मिला जुला माहौल लगता है। अब जरा इसकी आवाजों पर आते हैं, मतलब साउंड सिस्टम। क्या इसकी ध्वनियों में कुछ खास बात है, कुछ अलग? हाँ, हर भाषा की तरह इसकी भी अपनी एक पहचान है, अपनी खास ध्वनियां हैं। जैसे? मिसाल के तौर पर कुछ व्यंजन हैं जैसे स और ज। इनका उच्चारण जो है, खासकर जो शब्द दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, उनमें अक्सर अंग्रेजी के च और ज जैसा होता है। अच्छा, जैसे चेयर वाला च और जग वाला ज। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसके अलावा स्वरों और व्यंजनों की एक पूरी लिस्ट है, एक पूरी बनावट है। इसमें कुछ द्विस्वर भी शामिल हैं। द्विस्वर? ये क्या होता है? मैंने सुना ये शब्द पर। द्विस्वर यानी एक ही सिलेबल में, एक ही अक्षर में दो मिलीजुली स्वर ध्वनियां। जैसे हिंदी में और शब्द है ना, उसमें औ की आवाज है, वो एक तरह का द्विस्वर है। अच्छा, ओ, समझ गए। हाँ, तो खड़िया में भी ऐसे कुछ अपने स्वर हैं जो इसकी आवाज को एक अलग, एक खास अंदाज देते हैं। समझ गए। अच्छा, उस विकिपीडिया लेख में कुछ नमूना पाठ भी दिए गए थे, सैंपल टेक्स्ट। उनसे क्या पता चलता है? वे काफी उत्सुकता जगाने वाले लगे मुझे। हाँ, वो नमूने तो कमाल के हैं। मतलब आप सोचिए, उनमें एक वाक्य है जिसका मतलब कुछ ऐसा है कि माना जाता है कि जिस वक्त इजरायली लोग लाल सागर पार कर रहे थे, उसी समय खड़िया लोग भी उन जगहों पर मौजूद थे। क्या बात कर रहे हैं, लाल सागर? जी हाँ। अब ये कितनी पुरानी यादों या उनकी अपनी मान्यताओं की तरफ इशारा करता है, ये सोचना पड़ेगा। है ना? बिल्कुल। ये तो मतलब हजारों साल पुरानी बात हो गई। और सुनिए, एक और वाक्य है जो कहता है कि उनके पुरखे बुलबुल नाम की जगह से निकले। अब ये शायद बेबीलोन की बात हो रही है। बेबीलोन, मेसोपोटामिया वाला। हाँ, शायद वही। वहां से निकलकर फिर उत्तर और दक्षिण के रास्ते होते हुए इस तरफ, यानी शायद भारत आए। हे भगवान, ये तो सिर्फ भाषा नहीं है, ये तो इतिहास की एक चलती फिरती लाइब्रेरी लग रही है ना? ये भाषाएं अपने अंदर कितना कुछ समेटे होती हैं। वाकई। लाल सागर, बेबीलोन, ये सारी बातें एक आदिवासी भाषा के टेक्स्ट में मिलना मतलब हैरान करता है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये हुआ कि खड़िया सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपने आप में एक जीती जागती विरासत है, एक धरोहर है जो हजारों साल पुराने सफर और अपनी अनोखी आवाजों को समेटे हुए है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भारत की जो जबरदस्त भाषाई और सांस्कृतिक विविधता है ना, उसका एक और जीता जागता सबूत है। और ये जो नमूने हैं, ये दिखाते हैं कि कैसे एक समुदाय की भाषा उसकी सामूहिक यादों से, उसके इतिहास से, उसकी पहचान से कितनी गहराई से जुड़ी होती है। भाषा सिर्फ शब्द नहीं है, वो पूरी कहानी कहती है। सही बात है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। कोई भाषा अपने अंदर इतिहास, प्रवास की कहानियों और दुनिया को देखने के नजरिए को आखिर किस हद तक सहेज कर रख सकती है? जरा सोचिएगा इस बारे में। शायद इस सवाल पर सोचने से हमें भाषाओं को देखने का एक नया नजरिया मिले। बिल्कुल, एक बहुत अच्छा विचार है सोचने के लिए।